नहीं। चलो, तो यहां तक तो मेरे ख्याल में लास्ट क्लास तक हो गया था हम लोगों का। इसके आगे आप इसके नीचे एक लाइन लिख लेना, दिस इज नोन एज corresponding parts of congruent triangles. This is known as corresponding parts of congruent triangles. ठीक है, दिस इज नोन एज corresponding parts of congruent triangles, और ब्रैकेट में लिख दूं CPCT। डन। एक बार देखो बोर्ड पे, सेम ही चीज को मैंने एक और पेज में ले रखा है, आप इसको पढ़ के देखो, समझ में आ जाएगा कि if two triangles are congruent, ट्रायंगल PQR congruent ट्रायंगल XYZ, तो आप सोचो कि कौन किससे इक्वल होना चाहिए। एंगल P शुड बी इक्वल्स टू एंगल X, एंगल Q मस्ट बी इक्वल टू एंगल Y, एंगल R शुड बी इक्वल विथ एंगल Z, लाइन PQ या लाइन सेगमेंट या साइड PQ शुड बी इक्वल विथ XY, QR शुड बी इक्वल विथ YZ एंड PR मस्ट बी इक्वल विथ XZ। और इस प्रॉपर्टी को, जिसको आप यहां पर बोल रहे हो मेरे को, इसको कॉमनली बोला क्या जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, शॉर्ट फॉर्म में CPCT। क्लियर मेरे ख्याल। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, सफिशिएंट कंडीशंस और रूल्स फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स। Sufficient conditions or rules for congruence of two triangles. ठीक है, 2 मिनट मेरे तरफ देखो, हमको समझ में आ गया कि ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब है। क्या मतलब है ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने का? कि शेप और साइज अच्छे से क्या हो, एग्जैक्टली सेम, और कॉन्ग्रुएंट अगर हो गए तो एक दूसरे के ऊपर में क्या कर पाओगे, उसको ओवरलैप। उसके चक्कर में पहले ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा, और पहले ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहां तक तो समझ में आ गया हमको कि अच्छा ठीक है, शेप और साइज दोनों मैच करेगा तो कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट होने से ओवरलैप करेगा, ओवरलैप होने के चक्कर में इतना सारा प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर देगा। बट सवाल ये उठता है कि क्या आप ट्रायंगल को बस देख के आप ये जज कर पाओगे कि गिवन पेयर ऑफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है आपस में कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है? आप समझ रहे हमारा डिलेमा क्या है? कॉन्ग्रुएंट क्या होता है हमको समझ में आ गया, कोई अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके बाद क्या क्या हो सकता है हमको ये भी समझ में आ गया। लेकिन क्या रैंडमली दिया गया कोई भी दो ट्रायंगल को आप सिर्फ देख के जज कर सकते हो कि दिया गया ट्रायंगल आपके लिए कॉन्ग्रुएंट है कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है? सिर्फ देख के तो नहीं बता पाएंगे। तो हमको यहाँ पर चाहिए हुआ कुछ रूल्स, जिन रूल्स के बेसिस पे हम ये जज कर सके कि कौन सा पेयर ऑफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा और कौन सा पेयर ऑफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो ऑल टुगेदर टोटल हम 4 रूल पढ़ेंगे, और उस 4 रूल में से अगर मान लो कि गिवन पेयर ऑफ ट्रायंगल कोई भी एक रूल सेटिस्फाई कर देता है, कोई भी एक, जरूरी नहीं है कि चारों रूल सेटिस्फाई करेगा, कोई भी एक रूल अगर सेटिस्फाई कर देगा तो हम बोलेंगे कि गिवन पेयर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारे लिए, कॉन्ग्रुएंट। अब वो 4 रूल क्या क्या है उसको एक एक करके हम लोग समझते हैं और लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो पहले आप लिख लो, पहला लिखो SAS, नंबर 1 SAS, ठीक है? नंबर 2 ASA, नंबर 2 ASA स्लैश, इसी में लिखना AAS। आप इसको कभी कभी ASA के फॉर्मेट में अप्लाई करोगे, कभी कभी आप इसको AAS के फॉर्मेट में अप्लाई करोगे। नेक्स्ट लिखो SSS, थर्ड नंबर SSS, और नेक्स्ट लिखो RHS, फोर्थ नंबर RHS, ठीक है? अब एक एक करके समझते हैं। पहला वाला जो आपका SAS है, और ये फुल फॉर्म वगैरह मैं फिर से PDF दूंगा तो आप वहीं से रेफर कर लेना, इसको लिखने का दरकार नहीं है हम लोग के लिए, ठीक है? अब पहले तो इसका फुल फॉर्म सोचो क्या हो सकता है, ये क्या होना चाहिए? ये सबको पता है कि साइड एंगल क्या होगा, साइड होगा। अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, और फिर आप इस फोटो वाली चीज को थोड़ा पढ़ने का ट्राई करो। ध्यान से देखो, मैं 3 अलग अलग पेयर ऑफ ट्राइंगल लेता हूँ। हाँ, सपोज करो कि एक ये ले लिया और एक और ऑरेंज कलर का ये ले लिया, फिर सपोज करो कि एक ग्रीन कलर में ले लो आप, और इसका पार्टनर भी आप ग्रीन कलर में ले लो। साइज थोड़ा मिसमैच हो सकता है, बट एक बार के लिए मान के चलना कि सारा कॉन्ग्रुएंट है। हाँ, इस बार व्हाइट ले लेते। चलो यहां देखो, मान लो कि मैं इसका नाम दे देता हूं A
बी सी, और इसका नाम दे देता हूं पी क्यू आर, इसका नाम दे देता हूं वापस से लेट से ए बी सी, और इसका नाम ले लेते हैं डी ई एफ, ठीक है, और इसका नाम ले लेता हूं मैं, मान लो फिर से ए बी सी, इसका नाम ले लेते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। अब मैं आपको तीनों पेयर में अलग अलग ढंग से एस अप्लाई कर करके दिखाऊं, और आप देखना कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। एस का फुल फॉर्म क्या है बताओ? साइड एंगल साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये चीज समझना पड़ेगा कि एस में साइड 2 बार आ रहा है और एंगल कितने बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। तो आपको कोई भी पेयर ऑफ ट्राइंगल को एस के बेसिस पे कॉन्ग्रुएंट बोलने के लिए, कोई भी पेयर ऑफ ट्राइंगल को एस के बेसिस पे कॉन्ग्रुएंट बोलने के लिए ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि पहले उस ट्राइंगल के पेयर के अंदर में 2 साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। कितना साइड इक्वल होना चाहिए बताओ? 2 साइड, और वो 2 साइड कोई भी हो सकता है। मान लो कि हो सकता है कि ए बी इज बीइंग इक्वल टू पी क्यू एंड ए सी इज बीइंग इक्वल टू पी आर, 2 साइड हो गया। उसके बाद में क्या है कि आप कोई भी एंगल नहीं ले सकते, जो 2 साइड आप ले रहे हो ना, उन दोनों साइड के बीच में फंसा हुआ जो एंगल फर्स्ट ट्राइंगल में है और जो फंसा हुआ एंगल सेकेंड ट्राइंगल में, उस एंगल को आपको इक्वल शो करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन वी कैन से कि ओके एस अप्लाई हो गया इसके अंदर में एंड हेंस दे आर कॉन्ग्रुएंट। सपोज करो कि इस पेयर ऑफ ट्राइंगल में हो सकता है कि ये वाला साइड इस वाले साइड से इक्वल है, ये वाला साइड इस वाले साइड से इक्वल, तो हमको एंगल कौन सा चाहिए होगा? इक्वल, ताकि मैं एस अप्लाई करा सकूं। तो बात है कि भाई हमको सी और एफ चाहिए हो। आइडिया ये है कि एस अप्लाई करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू मेक श्योर कि 2 पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, एंड देन यू नीड टू मेक श्योर कि उस साइड के बीच वाला जो एंगल है ना, फंसा हुआ एंगल, वो एंगल ही एक दूसरे के साथ में इक्वल। यहां पर आप एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी का कोई यूज नहीं है आपके लिए, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई का कोई यूज नहीं है आपके लिए। यूज तभी होगा जब आप एंगल सी इक्वल्स टू क्या दिखा सको? एंगल एफ। और सपोज करो कि इस थर्ड पेयर ऑफ ट्राइंगल के अंदर में मान लो कि बी सी इज इक्वल्स टू वाई जेड एंड लेट्स से कि ए बी इज बीइंग इक्वल्स टू एक्स वाई, तो कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए बताओ? एंगल बी मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल वाई, देन ओनली यू कैन से कि ओके इस सिचुएशन में एस अप्लाई हो रहा है। और अगर ये पेयर ऑफ एंगल इक्वल नहीं हुआ तो एस अप्लाई नहीं हो रहा। आया बात समझ? अब सपोज करो कि मैं आपको इसी का कुछ काउंटर सिचुएशन दिखाता हूं, अब देखो कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं यार। मान लो इस सिचुएशन में ए और पी ना इक्वल हो गए, सपोज करो कि ये दोनों तो जैसे इक्वल था अभी भी है, और मान लो कि एंगल सी और एंगल आर आपको इक्वल दिया हो, कैन यू से कि एस के बेसिस पर दे आर नाउ कॉन्ग्रुएंट? बीच वाला एंगल अगर इक्वल रहेगा जैसे इसमें है, तो यहां पर तो दे आर रियली कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में एक एंगल इक्वल है, 2 साइड इक्वल है, लेकिन वो एंगल बीच वाला एंगल नहीं है, उस केस में वी कैन नॉट से कि दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में? सिमिलरली सपोज करो कि यहां पर भी बीच वाला एंगल छोड़ के मैं अगर कोई साइड वाला एंगल ले लेता हूं कि समहाउ आई नो कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, बीसी इज इक्वल्स टू ईएफ एंड एसी इज इक्वल्स टू डीएफ। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन कैन वी क्लेम कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा? नहीं, इतने से इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम नहीं बोल पाएंगे कि कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि एस तो नहीं लग रहा है यहाँ। आया बात समझ? सिमिलरली थर्ड पेयर में भी सपोज करो कि बी और वाई ना इक्वल होके, सपोज करो कि ए और एक्स इक्वल होगी, तो क्या इसके बेसिस पर भी एस लगा सकते हैं हम? आंसर इसके नहीं, हम एस नहीं लगा सकते। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल अप्लाइंग एस। कैसे अप्लाई होगा? तो एस का फुल फॉर्म है साइड एंगल साइड, और किसी भी पेयर ऑफ ट्राइंगल में वो अप्लाई करने के लिए पहले आपको दोनों ट्राइंगल के बीच में 2 साइड को इक्वल दिखाना होगा, और फिर जिस 2 साइड को इक्वल दिखाया है उस 2 साइड के बीच में आने वाले एंगल को भी आपको क्या दिखाना पड़ेगा? इक्वल। देन यू कैन से कि ओके द पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एस। आया समझ मेरे ख्याल? सेकंड प्रॉपर्टी आपकी कॉपी में क्या लिखा हो बताओ? एएसए लिखा हो। एएसए का फुल फॉर्म एंगल साइड एंगल, है ना। इसी को थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूं, चलो यहां देखो और समझना इस चीज को। मान लो कि सेम पेयर ऑफ ट्राइंगल्स ही लेते हैं हम, ये एक सेकंड रुको, देखो यहां इस बार आपकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल का फुल फॉर्म है कि आपको पहले क्या चाहिए होगा? 2 एंगल इक्वल चाहिए होगा। देखिए यहां देखिए, मैं ये कह रहा था कि एएसए का फुल फॉर्म क्या बताइए? एंगल साइड एंगल। अब देखो अप्लाई कैसे करना उस चीज पे बात करता हूं, ये बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि इस बेचारे का हम लोग के पास में 2 चेहरा रहेगा, हम दोनों यूज कर पाएंगे। एएसए भी यूज कर सकते हैं और हम आगे चल के चाहें तो एएस भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से सुनिए बस एक बार, ठीक है। तो एएसए का फुल फॉर्म एक बार फिर बताओ मेरे को क्या था? एंगल साइड एंगल।
तो जनरल टर्म्स में हम अगर बात करें कि ये कैसे अप्लाई होना चाहिए, तो वापस से पिछले बार की तरफ पहले दो एंगल इक्वल करना पड़ेगा मेरे को। मान लो कि इन दोनों के अंदर में पहले मैच करा देते हैं कि एंगल ए एंगल पी से मैच हो गया, एंड लेट्स से कि एंगल सी एंगल, यहाँ तो गायब हो गया हमारा लेटर, पी क्यू आर था यहाँ, ठीक है। तो मान लो कि एंगल सी किससे इक्वल हो गया, एंगल आर से। और उसके बाद में आपको ऐसे मतलब क्या ए एस ए लगाने के लिए बीच वाले ए सी और पी आर को भी क्या करना पड़ेगा, इक्वल। उसके बाद में यू कैन से कि ओके बाय ए एस ए प्रॉपर्टी, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट। क्लियर मेरे ख्याल। फिर इसमें सपोज करो कि मैं थोड़ा सा एंगल्स को चेंज कर दूं, इस बार सपोज करो कि ये इक्वल है और ये वाला भी इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं BC और EF को भी इक्वल कर दूं तो फिर से ए एस ए प्रॉपर्टी से लो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। और एंगल के पेयर को फिर से अगर चेंज कर दूं, लेट्स से कि B और Y इक्वल है, इसके साथ में एंगल A और एंगल X भी इक्वल है, ये इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। एंड अगेन इफ आई हैव कि AB इज इक्वल्स टू XY एज वेल, तो उस सिचुएशन में अगेन बाय ASA प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं, किलो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। आया बात समझ, क्लियर है यहाँ तक। अब ये तो हो गया इसका डायरेक्ट सिंपल वाला एप्लीकेशन, लेकिन एक अचंभा करने वाला बात है जिसकी वजह से इसका रूप चेंज भी हो सकता है, उस बात को थोड़ा समझते हैं। मान लो कि ये दो पेयर है, ठीक है, इन दो पेयर के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। सपोज करो कि एंगल A एंगल P से इक्वल हो गया और एंगल C एंगल R से इक्वल हो, ठीक है। अब लेकिन पॉइंट ऐसा है देखो कि A प्लस P प्लस C इसका आंसर कितना होना चाहिए था, और P प्लस Q प्लस R इसका आंसर भी कितना होना चाहिए था। आया बात समझ। और दोनों का RHS अगर सेम है तो क्या हम बोल सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B, या इसको हटाओ ऐसे लिख देते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू P प्लस Q प्लस R सिंस बोथ आर 180 डिग्री। हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि एंगल A इज इक्वल विथ व्हाट, एंगल P, तो A और P कट गया। एंगल C इज इक्वल विथ व्हाट, एंगल R, तो ये कट गया। तो आपके पास में क्या आया बताओ, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। आया बात समझ। पॉइंट ये है कि दो एंगल अगर आपने सेम शो कर दिया है ना, तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी इक्वल होगा ही होगा, चाहे आप इसको शो करें चाहे आप इसको शो ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आया बात समझ। तो अगर दो एंगल इक्वल है तो बाय डिफॉल्ट आई कैन से कि लो वेदर आई शो इट और आई डोंट शो इट डजंट मैटर, ये तीसरा एंगल भी इक्वल होगा ही होगा, कोई इसको रोक ही नहीं सकता। आया बात समझ। तो दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा एंगल भी इक्वल है, तो तीनों एंगल इक्वल हो गए। और तीनों एंगल अगर इक्वल हो गया, अब आप जरूरी नहीं है कि ए से इक्वल टू पी आर ही शो कीजिए, आप अगर किसी भी एक साइड को इक्वल शो कर लेंगे ना, तो अल्टीमेटली यू कैन क्लेम कि ए से अप्लाई हो रहा है। अब मान लीजिए कि AC और PR के जगह पर मान लीजिए कि BC और QR को इक्वल शो कर देते, स्टिल यू कैन सी कि A से अप्लाई हो रहा है। दो एंगल इक्वल है दोनों ट्राइंगल के बीच में, और उन दोनों के बीच वाला साइड इक्वल है। कोई बच्चा बोले कि नहीं सर हम तो ना AB इक्वल्स टू PQ शो करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन लेट्स से, उस सिचुएशन में भी यू कैन फाइंड कि A से अप्लाई हो रहा है। आया बात समझ। तो ASA का इसी वजह से आप कोई भी फॉर्मेट में अप्लाई करो ASA को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। इसीलिए ASA का कभी कभार फॉर्मेट जो हम चेंज करके AAS वाला भी यूज कर लें कि दो एंगल और उसके बगल वाला साइड भी अगर इक्वल शो कर लिया है ना, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं मेरी, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। और ये ASA में कैसे कन्वर्ट हो गया वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप एंगल B साइड BC और एंगल C को देखेंगे तो ये आपके लिए क्या हो गया, ASA। लेकिन सपोज करो कि आपने देखना स्टार्ट किया है एंगल A से, क्या एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, A अगेन एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R, तो ये भी एंगल ही है। तो एंगल साइड, मतलब इसी सिचुएशन को देखने का दो पर्सपेक्टिव हो सकता है आपका। अगर आप एंगल B साइड BC और एंगल C के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो यू विल सी कि एंगल साइड एंगल अप्लाई हो रहा है। लेकिन कोई बच्चा सिंस तीनों एंगल इक्वल है, क्योंकि दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा इक्वल होगा ही, एंड वी कैन से कि तीनों एंगल इक्वल है। तो कोई बच्चा अगर मान लो कि एंगल A से देखना ही स्टार्ट करे तो वो देखेगा कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल इक्वल हो गया, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, एंगल इक्वल हो गया, एंड साइड BC इक्वल्स टू साइड QR। तो उसको कौन सा रूल समझ में आएगा बताओ, एंगल साइड का रूल समझ में आएगा। कोई अगर यहां से देखना स्टार्ट करे तो उसको दिखेगा एंगल साइड, और कोई अगर यहां से या यहां से देखना स्टार्ट करे तो उसको क्या दिखेगा, एंगल साइड एंगल। इसीलिए सेकंड वाले रूल को आप दोनों में से कोई भी फॉर्मेट में यूज कर सकते, लेकिन ये सेम लिबर्टी सेम आइडिया आपके पास में फर्स्ट रूल के लिए नहीं। फर्स्ट रूल के लिए इट इज ओनली वन थिंग, दैट इज SAS, उसी फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर मेरे ख्याल, ये समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे रूल के बारे में। तीसरा रूल क्या है बताओ, SSS। इट इज वेरी सिंपल, इसमें मैं अलग से कोई डायग्राम वगैरह नहीं बनाऊंगा क्योंकि तीन केस दिखाने का कोई मतलब नहीं है। एक ही पॉसिबिलिटी है इसके अंदर में कि फर्स्ट ट्रायंगल का तीनों साइड
सेकेंड ट्राइंगल के तीनों साइड से क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो एस 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 के बेसिस पर आप दोनों ट्राइंगल को क्या बोल पाओगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, क्या बोल पाओगे बताओ, कॉन्ग्रुएंट। और कब बोल पाओगे, जब फर्स्ट ट्राइंगल का तीनों साइड सेकेंड ट्राइंगल के तीनों साइड के साथ में क्या हो जाए, इक्वल। और इसमें भी वापस से फॉर्म चेंज करने का कोई स्कोप है ही नहीं, तीनों साइड ही इन्वॉल्व है। आया बात समझ। और लास्ट आता है आपका आरएचएस। आरएचएस इज अ स्पेशल क्राइटेरिया एसोसिएटेड विद राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। ये हर जगह यूज नहीं होगा, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के केसेस में ही यूज होगा। आरएचएस का फुल फॉर्म आर फॉर राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेन्यूज एंड एस फॉर साइड। तो कोई भी दो ट्राइंगल अगर सपोज करो कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री तो मैच करेगा ही करेगा, राइट एंगल इक्वल्स टू राइट एंगल। एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज, मतलब पहले राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या होना चाहिए, इक्वल। एंड थर्ड एस, एस का मतलब है वन साइड अदर देन हाइपोटेन्यूज। एक ट्राइंगल में टोटल कितना साइड होगा आपके पास में, 3 साइड होगा, जिसमें से 90 डिग्री के ऑपोजिट वाले को आप क्या बोल रहे होगे, हाइपोटेन्यूज। उसके अलावा आपके पास में 2 साइड है, एक को आप परपेंडिकुलर बोलोगे और एक को आप क्या बोलोगे, बेस। तो आइदर दोनों का परपेंडिकुलर मैच हो जाए या दोनों का बेस मैच हो जाए, या एक का परपेंडिकुलर दूसरे के बेस से मैच हो जाए, सब कुछ चलेगा हमको, बस एक और साइड मैच कराना। ठीक है, आरएचएस का फुल फॉर्म एंड एप्लीकेशन एक बार और समझा देता हूं। देखो 90 डिग्री से मैच करेगा ही, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज चेक करना है कि दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम है कि नहीं है। फिर इसके पास 2 साइड रहेगा, उसके पास 2 साइड रहेगा, इन दोनों में से कोई एक साइड उसके किसी एक साइड के साथ में सेम हो जाना चाहिए अदर देन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मैच होना जरूरी है। उसके अलावा एक और पेयर ऑफ साइड आपको दोनों ट्राइंगल में क्या चाहिए होगा, सेम। अगर इतना हो जाता है तो ऑन द बेसिस ऑफ आरएचएस आप क्या बोल पाओगे, ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ। एक बार फिर बिगिनिंग से रिपीट करते हैं, आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या था बताइए, एसएएस। जोर से कॉन्फिडेंटली बोलिएगा एकदम, क्या है पहला रूल, एसएएस, फुल फॉर साइड एंगल साइड। अप्लाई कैसे करोगे, दो ट्राइंगल के अंदर में पहले ये विल मेक श्योर कि 2 साइड इक्वल है, और फिर जिस 2 साइड को इक्वल किया उन दोनों साइड के बीच वाला एंगल को भी क्या करना पड़ेगा, इक्वल। अगर करने में सफल हो जाते हो तो दोनों ट्राइंगल आपके लिए क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एसएएस। क्लियर मेरे ख्याल में। एसएएस का फॉर्मेट चेंज करके यूज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। एसएएस रूल एग्जिस्ट करता है, एएसएस या एसएसए रूल एग्जिस्ट नहीं करता। सेकंड रूल क्या था आपका, एएसए। सेकंड रूल क्या था आपका, एएसए। इसको कैसे अप्लाई करना चाहिए, 2 एंगल और कोई भी एक साइड, क्योंकि 2 एंगल जब आपने इक्वल शो कर दिया तो बाय डिफॉल्ट तीसरा एंगल भी इक्वल हो गया, और आप किसी भी एक साइड को अगर इक्वल शो कर दोगे तो किसी न किसी तरीके से एएसए अप्लाई हो ही रहा होगा उसके अंदर। इसीलिए इसमें फॉर्मेट फॉलो करना नेसेसरी नहीं है, कोई भी 2 एंगल और कोई भी एक साइड, इतना अगर आप इक्वल शो कर देते हैं एक पेयर ऑफ ट्राइंगल के बीच में तो दोनों ट्राइंगल आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। आया समझ। व्हाट इज द नेक्स्ट रूल, एसएसएस। बोलो जोर से बोलो, क्या है रूल, एसएसएस। व्हाट इज द फुल फॉर, साइड साइड साइड। वेरी सिंपल, कैसे अप्लाई करना है इसको, तीनों साइड दोनों ट्राइंगल के अंदर में आप इक्वल शो कर दो। पहले ट्राइंगल का 3 साइड शुड बी इक्वल विथ दूसरे ट्राइंगल का 3 साइड, एंड देन बाय एसएसएस दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। व्हाट इज द लास्ट रूल, आरएचएस। आरएचएस को हर जगह यूज कर पाओगे कि कहीं कहीं यूज कर पाओगे, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज कर पाओगे। और फुल फॉर्म क्या है आरएचएस का, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। फिर से रिपीट करो, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है मेरे ख्याल में। और यूज कैसे करोगे इसको दोनों ट्राइंगल में, 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री होगा ही पक्का। फिर दोनों का क्या सेम करना है आपको, हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज के अलावा दोनों ट्राइंगल में 2 साइड होगा, आपको उस 2 साइड में से किसी एक पेयर ऑफ साइड को क्या करना है, इक्वल। अगर कर पाए तो बाय आरएचएस प्रॉपर्टी दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। एंड वंस यू आर डन विथ मेकिंग द ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो फिर बात सीपीसीटी वाले प्रॉपर्टी की हेल्प से 6 चीज को एक दूसरे से इक्वल बोल सकते हो। इस बात को भी थोड़ा समझ लेना। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम इस 4 में से कोई एक रूल का यूज करेंगे, लेकिन एक बार जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया किसी भी एक रूल से तो फिर हम उस पर सीपीसीटी लगा सकते हैं। और सीपीसीटी के बेसिस पर हम कितना इक्वालिटी डिक्लेयर कर सकते हैं, 6। कैसा कैसा, 3 एंगल इक्वल टू 3 एंगल और 3 साइड इक्वल टू 3 साइड। आया समझ, क्लियर मेरे ख्याल में। चलिए थोड़ा सा आप एक नोट लिखिए इसके नीचे, लिखो once the triangles are shown congruent, once the triangles are shown congruent by using any one of the above 4 properties, by using any one of the
above 4 properties, by using any one of the above 4 properties, then we can always apply CPCT. Then we can always apply CPCT after that. डन मेरे ख्याल में क्लियर है यहां तक सब कुछ कि चैप्टर में क्या चल रहा नहीं चल रहा, ठीक है। चलिए बिगिन करते हैं क्वेश्चन के साथ में। हेडिंग लिखिए एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 ये पहला सवाल, एक बार पढ़ लो, कुछ लिखना मत, क्योंकि इसमें लिखने का भी एक स्पेशल फॉर्मेट है अपने आप, ठीक है ना, उसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। पढ़ लो एक बार, फिर बात करते हैं। अच्छा इस चीज को थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लो, ये मेरे से लिखने में गलती हो गई। एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1। 2 मिनट के लिए पहले सब लोग पेन वेन छोड़ दो, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि ब्रॉडली हम इस क्वेश्चंस में क्या ढूंढेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, एंड सो, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि सारा क्वेश्चन को आप 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला वो वाला टाइप का क्वेश्चन जिसके अंदर में कौन से 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है ये आपको पहले से बताया हुआ है। सोचना आप ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ वैसे दिमाग में बिठाओ इस चीज को, ठीक है। आपके पूरे चैप्टर के अंदर में 2 ही प्रकार का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आएगा जिसमें ट्राइंगल का नाम पहले से बताया रहेगा कि इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। इनके बारे में कुछ टूटा फूटा इंफॉर्मेशन होगा आपके पास में। उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करके यू नीड टू आइडेंटिफाई, यू नीड टू ऑब्जर्व कि कौन सा रूल इस सिचुएशन में वैलिड हो रहा है। रूल आपके पास में टोटल कितना है, 4। ये सारा इंफॉर्मेशन जब आप इस पे पटक दोगे तो ये विल फाइंड कि उस 4 में से कोई एक रूल यहाँ वैलिड हो रहा है, और उस रूल से जिस ट्राइंगल को ये कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बोल रहा है वो ट्राइंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। और फिर बाद में सीपीसीटी से जो भी प्रूव करने के लिए कह रहा है वो सारा का सारा प्रूफ हो जाएगा। आगे चल के आप एक और टाइप का क्वेश्चन देखो, मैं दिखाता हूं आपको। जैसे आप, चलो इसमें तो नहीं बोलूंगा, इसमें भी बताया है कि कौन सा ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। आप इसको देखो, पढ़ो एक बार। पढ़ना हो गया सबका? अब मेरे को एक बात बताओ कि पढ़ के सॉल्व नहीं करना है अभी, बस एक चीज बताना है आपको मेरे को कि आपको बोला हुआ कि कौन सा ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, नहीं बोला हुआ? क्या प्रूव करना है आपको इसमें? क्या बोल रहे हैं? CD बाइसेक्ट्स AB, ये प्रूव करना है ना आपको, CD बाइसेक्ट्स AB। CD बाइसेक्ट्स AB का क्या मतलब? बाइसेक्ट का क्या मतलब है? ऊपर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। और आप अगर बोलना चाहते हैं कि CD बाइसेक्ट्स AB, तो मैं इस लैंग्वेज का मीनिंग ये समझता हूं कि आप क्लेम करना चाहते हैं कि ये ऊपर का पार्ट और ये नीचे का पार्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो टेक्निकली आपको इसमें शो क्या करना है अल्टीमेटली कि OB इज इक्वल्स टू OA, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ये है आपके सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन। इन टाइप के क्वेश्चन में आपको खुद ये चूज करना होगा कि मैं कौन से ट्राइंगल के साथ में बिगिन करूं सच दैट कि लास्ट में सीपीसीटी से मैं OB इक्वल्स टू OA बोल पाऊं। अब मेरे बात को ध्यान से पकड़ने का ट्राई करना, मैं क्या कह रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस में जिनको मान लो कि मैं इजी क्वेश्चन मानता हूं अपने मन के अंदर कि जिनमें ट्राइंगल का नाम आपको पहले से बताया रहेगा, तो यहाँ कोई एम्बिग्यूटी, कोई कंफ्यूजन दिमाग में आएगा ही नहीं। आपको पता है कि इनको कॉन्ग्रुएंट करना है, उसके लिए थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है आपके पास में क्वेश्चन में। जैसे आप इंफॉर्मेशन इंपोज करोगे आपको कोई ना कोई एक रूल वहां वैलिड होता हुआ दिखाई दे देगा और फट से आपका आंसर आ जाएगा। सबसे क्रिएटिव क्वेश्चन, सबसे बढ़िया जो डिजाइनर क्वेश्चन होता है वो इस टाइप का क्वेश्चन, जिसके अंदर में आपको ये तो पता है कि अल्टीमेटली प्रूफ क्या करना है आपको, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन से ट्राइंगल को यूज करने से वो प्रूफ हो जाएगा। आया बात समझ? तो यहां पर आपको अपना क्रिएटिविटी, अपना इमेजिनेशन यूज कर, मैं थोड़ा सा आपको हेल्प करता हूं यहाँ पर। सपोज करो कि लास्ट में अगर मेरे को चाहिए OB इज इक्वल्स टू OA, लास्ट में मेरे को क्या चाहिए बताओ, OB इज इक्वल्स टू OA, तो ऑब्वियसली मेरे को 2 ऐसा ट्राइंगल चाहिए होगा जिसमें से एक ट्राइंगल के अंदर में OB आता हो और दूसरे ट्राइंगल में OA आता हो। और अगर उस दोनों ट्राइंगल को मैं तंत्र मंत्र लगा के मान लो कि कॉन्ग्रुएंट अगर कर पाया तो लास्ट में क्या बोल पाऊंगा बताओ कि बाई सीपीसीटी दे आर इक्वल। तो इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने का ये आइडिया हो कि जिसको हमको इक्वल शो करना है, आई हैव टू चूज 2 ट्राइंगल्स जिसमें से एक ट्राइंगल में एक पार्ट अपीयर हो और दूसरे ट्राइंगल में दूसरा पार्ट अपीयर। फिर अपने चोजन ट्राइंगल को बाय हुक और बाय क्रूक आप कॉन्ग्रुएंट करने का ट्राई करो बाय द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, एंड आगे आपका सोल्यूशन आ जाएगा। और दूसरा जो आसान वाला क्वेश्चन होता है वो होता है ये वाला, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, जिसमें सीधा सीधा आपको इंफॉर्मेशन भी दिया रहेगा
और साथ ही साथ आपको ये भी बताया रहेगा कि कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। और पूरे चैप्टर में यही चलता रहेगा कि कहीं कहीं पे ट्राइंगल का नाम बताया रहेगा, कहीं कहीं पे ट्राइंगल का नाम नहीं बताया रहेगा, इंफॉर्मेशन सब में रहेगा। बस गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करके गिवन ट्राइंगल के पेयर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, आपका आंसर आ जाएगा। एंड इफ यू डोंट नो कि कौन सा ट्राइंगल लेना है, तो आपका सोचने का तरीका ये होगा कि लास्ट में जो आपको प्रूव करना है ना कि सम साइड इक्वल्स टू सम अदर साइड, उन दोनों साइड से एसोसिएटेड आपको दो अलग अलग ट्राइंगल लेना है। एक ट्राइंगल में ये साइड आना चाहिए और दूसरे ट्राइंगल में ये वाला साइड आना चाहिए, और फिर उनको समहाउ ट्राई करो कॉन्ग्रुएंट करने। कॉन्ग्रुएंट कर लिए, सीपीसीटी से दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इतना एक बार अभी दिमाग में रखो, बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो और डिटेल में इसमें बात करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं एक बार, ठीक है ना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ज्योमेट्री का जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसका सोल्यूशन आप ऐसे ही ऊट पटांग तरीके से नहीं लिख सकते। देयर इज अ गिवन प्रॉपर फॉर्मेट, यू ऑलवेज हैव टू फॉलो दैट। उसके अंदर में सबसे पहले आएगा गिवन, गिवन के बाद में आएगा टू प्रूफ, अगर जरूरत है तो उसके बाद में आएगा कंस्ट्रक्शन, और लास्ट में आएगा आपका प्रूफ। कंस्ट्रक्शन सारे क्वेश्चंस में नहीं होगा, रियरली मतलब 1 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन में किसी में कंस्ट्रक्शन होगा तो होगा, नहीं तो जनरली ऐसे प्रूफ हो जाता है। ठीक है मेरे ख्याल में। लिखिए गिवन, गिवन में, अच्छा गिवन में क्या लिखते हैं हम लोग, जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमको दे रखा है वो लिखते हैं। तो लिखिए एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, गिवन में लिखिए एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, कॉमा AC इक्वल्स टू AD, कॉमा AC इज इक्वल्स टू AD, एंड AB bisects angle A, and AB bisects angle E, AB bisects angle A, AB bisects angle A, full stop। ठीक है, नेक्स्ट लिखो टू प्रूफ, टू प्रूफ, इसमें लिखो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD। ठीक है, और व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, इस पे लास्ट में बात करेंगे, इसको एक बार रहने दो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो प्रूफ, प्रूफ। अब मेरे को बताओ कि आपको ट्राइंगल का नाम पहले से पता है किसको किसको कॉन्ग्रुएंट करना है, कि पहले से नहीं पता है? पता है आपको, तो आप ऐसे बिगिन करो कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। 2 मिनट के लिए एक बार बोर्ड पर आप देखो, जो जो गिवन में इंफॉर्मेशन था ना आपके पास में, उन सारे को मैं उस फोटो में बनाना चाहता हूं अच्छे से। ठीक है ना, पहला इंफॉर्मेशन क्या था आपके पास, AC इज इक्वल्स टू AD, तो मैं बोलूंगा कि AC पार्ट इज इक्वल्स टू AD पार्ट, ऐसा मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है। फिर मेरे पास में इंफॉर्मेशन क्या है बताओ, कि AB बाइसेक्ट्स एंगल E, क्या इंफॉर्मेशन है बताओ, AB बाइसेक्ट्स एंगल E, इसका मीनिंग क्या होगा, देखना यहाँ बोर्ड पर ध्यान से, ये जो एंगल A है इसको ये लाइन AB क्या करेगा, बाइसेक्ट, यानी कि AB के ऊपर वाला एंगल और AB के नीचे वाला एंगल एक दूसरे से क्या होना चाहिए, इक्वल। तो इस चीज को भी मैं मार्क कर देता हूं यहाँ पे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होना चाहिए आपस में, ठीक है। और थोड़ा शॉर्ट रखने के लिए मान लो कि मैं इसको 1 बोल देता हूँ, इसको क्या बोल देता हूँ, 2 बोल देता हूँ। ठीक है मेरे ख्याल में। और कोई इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में गिवन आपके पास? आई डोंट थिंक सो, इतना ही है बस। अब इन दोनों ट्राइंगल में आप सोचो कि उस फोटो को देख के क्या क्या एलिमेंट आपको समझ में आ रहा है जो एक दूसरे से इक्वल, लाइक ABC ट्राइंगल का मुझे लगता है कि AC पार्ट, ठीक है ना, इज इक्वल टू व्हाट, AD पार्ट ऑफ ABD ट्राइंगल। ठीक है, और सारा कुछ भी जो आप लिखोगे यहाँ पे उसका कुछ ना कुछ रीजन आपको देना है कि आप ऐसा क्यों लिख रहे हो। तो ये आप क्या चीज के बेसिस पे लिख रहे हो, गिवन के बेसिस पे, तो साइड में मेंशन कर दोगे गिवन। क्लियर मेरे ख्याल में। फिर ABC ट्राइंगल में कौन सा एंगल आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आपके पास में 2 ऑप्शन है। देखो कि आप एक लंबा नाम लिख सकते हो, एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB। चाहो तो डायग्राम में 1 2 लिख के थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो उसको, क्या लिख सकते हो बताओ, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। इसका भी रीजन क्या होगा, गिवन क्वेश्चन में ही बोला हुआ है कि AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, तो ये तो इन दोनों ट्राइंगल के बीच में 2 पेयर ऑफ एलिमेंट हुआ, लेकिन 2 पेयर से आपका रूल सेटिस्फाई हो जाएगा कि नहीं होगा? रूल सेटिस्फाई करने के लिए मिनिमम कितना पेयर चाहिए, आप 3 पेयर चाहिए, वो भी एक प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है ना, तो तीसरा एलिमेंट आप थोड़ा सा यहाँ ऑब्जर्व करो, ढूंढो, सोचो कुछ और है जिसको आप इक्वल बोल सकते हो। AB जो है वो ऊपर वाले ट्राइंगल का भी पार्ट है और AB जो है वो नीचे वाले ट्राइंगल का भी पार्ट है, तो क्या बोल सकते हैं बताओ? यस, पहले बोलेंगे AB इज इक्वल्स टू AB और रीजन क्या दे देंगे बताओ, कॉमन। एक सेकेंड, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अब आप थोड़ा सोचो कि अगर इन तीनों रूल को आप यूज करते, देखना यहां ध्यान से, अगर यहाँ पे इसको मार्क करो
कि मैंने ये वाला साइड यूज किया है, मैंने ये वाला साइड यूज किया और मैंने ये वाला एंगल यूज किया, तो क्या लगता है आपको कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? एसएएस रूल अप्लाई हो रहा है। और एसएएस रूल से हम अल्टीमेटली इन दोनों ट्रायंगल को क्या बोल सकते हैं बताओ? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, लिखो यहां तक लिखो पहले, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एबीडी वी हैव AC इक्वल्स टू AD, AC इज इक्वल्स टू AD। इसका रीजन देना आप गिवन, फिर लिखना एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, इसका रीजन भी होगा गिवन, और फिर लिखना आप AB इज इक्वल्स टू AB, इसका रीजन होगा कॉमन, इसका रीजन होगा कॉमन। ठीक है, नीचे लिखो देयरफॉर बाय SAS, देयरफॉर बाय SAS ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD। यहां तक कोई कंफ्यूजन है कि सब क्लियर है? क्लियर है पक्का? ओके। फिर ये कुछ पूछ रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो इफ यू ऑब्जर्व प्रॉपर्ली यू विल फाइंड कि BC इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है और सेम करेस्पॉन्डिंग पोजीशन में BD इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है, और दोनों ट्राइंगल को अभी अभी हमने क्या प्रूव किया बताओ? कॉन्ग्रुएंट। तो यदि ये लोग दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से उसका 6 पार्ट और इसका 6 पार्ट क्या होना चाहिए? इक्वल, जिसमें से एक पार्ट BC और BD भी है, तो BC BD आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? CPCT। तो लिखो देयरफॉर बाय CPCT, देयरफॉर बाय CPCT BC इज इक्वल्स टू BD, BC इज इक्वल्स टू BD। क्लियर मेरे ख्याल में? चलो आज यहीं स्टॉप कर देंगे।